तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी आज की और क्लास। आज हम फिर पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेट 2017 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे वे। ठीक है, आप इसमें एक काम और किया कीजिएगा, जो आपके आसपास के या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, आप उन्हें ये सारी वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि वे भी इनसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट उठा सकें। ठीक है, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत इनसे लाभ हो सके। और देखिएगा, मुझे तो लाभ होगा ही होगा, ठीक है, पर उन्हें भी थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, तो इसमें कुछ ऐसी बुराई नहीं है। और ये जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए या बार बार इससे दे रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में किसी के में नहीं मिलेंगे। टॉपिक आपको सब समझाएंगे, मगर टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं देगा, ना ही उसका सोल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि भाई पीडीएफ बनाने में बहुत समय वेस्ट होता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो दोनों के दोनों पर्पज से ही कोई नहीं देना चाहता। सोचते हैं यार हम क्यों दें, हमने इतनी मेहनत की हुई है, फिर क्यों दें। और दूसरी बात ये है, मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे केवल आपसे थोड़ा बहुत ही लालच है। वो लालच ये है कि आप वीडियो को देखें, अपना समय मुझे दें और लगातार वीडियो देखना शुरू करें। जो मेरा केमिस्ट्री गुरुजी चैनल है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी है आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराता है। इसमें कोई भी फी नहीं ली जाती है। और बीएससी फर्स्ट ईयर से फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी बीएससी सेकंड ईयर भी पढ़ाऊँगा, बीएससी थर्ड ईयर की भी मैंने 1-2 वीडियो डाल रखी है। तो आप मुझे अपना कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे, मैं आप कमेंट लगातार देखता रहता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उस क्लास की या नहीं। फिलहाल बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो चली हुई है शॉर्ट क्वेश्चंस की, और बहुत ही जल्दी आपको सेकंड ईयर की भी वीडियो मिलेंगी जो शॉर्ट क्वेश्चंस की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 2017। तो प्यारे बच्चे आइए पढ़ते हैं सेट 2017 का पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी बंध का समास तथा विषमांश विखंडन क्या है। ठीक है, तो हमसे यहाँ समांश और विषमांश विखंडन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो समांश और विषमांश विखंडन समझ लेंगे, इन डेफिनेशनों को छोड़ के। यहाँ से ही हमें आराम से बिल्कुल एकदम प्यार से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ कोई बॉन्ड लिया जिनमें कोई भी बॉन्ड बना हुआ था, कोई सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और सहसंयोजी बंध ही बनाएंगे। अब आपको सहसंयोजी तो समझ में आते होंगे, या सहसंयोजी भी समझ में आपको नहीं आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, समझ में नहीं आता है क्या? चलिए एक बार कोवैलेंट बॉन्ड भी समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बंध की बात करूँगा, बॉन्ड की बात करूँगा, बंध और बॉन्ड, स्टूडेंट्स मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, मगर मैं आपको लगातार जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो भी आपको बताता रहूँगा। आपको ऐसी कोई समझने में कोई भी इसमें प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा पहले हम समझेंगे इसमें बॉन्ड। तो बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? जो फर्स्ट टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वे कैसे बॉन्ड होते हैं? वे होते हैं आयनिक, जो ठीक है आयोनिक होते हैं वे। और जो सेकंड नंबर पे हमारे होते हैं, दूसरे नंबर पे वे होते हैं हमारे सहसंयोजी। सहसंयोजी जो होते हैं ये हमारे कोवैलेंट होते हैं, ठीक है, LENT कोवैलेंट। और जो हमारे थर्ड नंबर पर आते हैं वो आते हैं हमारे उपसहसंयोजी। उपसहसंयोजी, ये जो हमारे उपसहसंयोजी होते हैं ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो हम जो यहाँ बात करेंगे किसकी करेंगे? सहसंयोजी बंध की करेंगे, कि जो हमारे पास में सहसंयोजी बंध है ये किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और की बात यहाँ नहीं होगी, केवल और केवल इन्हीं की बात यहाँ होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो हमारे पास में है ये सहसंयोजी बंध, अब हमने यहाँ देखा, यहाँ हमने लिया एक एल्किल, दूसरा एल्किल से जुड़ा हुआ था R बॉन्ड 8 से। तो इस बंध का जो टूटना है, जो सहसंयोजी बंध का टूटना है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? विखंडन। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ। डिवाइडेशन जो है इनका जो टूटना है वो टूटना ही हमारा क्या है? विखंडन है। अब ये किस किस टाइप से टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है? इसकी केवल 2 कंडीशन है, या तो ये इस पर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए इस पे, या इस पे हो जाए। तो जब इस टाइप की कंडीशन होगी तो यहाँ क्या होगा? एक पे क्या आ जाएगा? प्लस, और दूसरे पे क्या आ जाएगा? माइनस। जिस पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस पर माइनस, जिसकी ओर से हुआ है उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। तो ये जो ये वाली हमारी कंडीशन है ये तो हमारी होती है विषमांश विखंडन या हेटेरोलिटिक फिजन। और अगर दूसरे टाइप से होता है ये R बॉन्ड R, और ब्रेक हो जाए इसमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक पे चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाएगा। अगर ये इस टाइप से हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए पहले R पर, एक इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाए? दूसरे R पे, दोनों ने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया है और बराबर बराबर बांट लिया, जैसे कि 2 भाई थे। ठीक है, बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? दोनों के दोनों में बराबर बराबर बट गया, एक पे एक और एक पे ज़्यादा। ठीक है, एक पे कम, सॉरी दोनों पे इक्वल। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं, दोनों पे इक्वल, पहले पे भी और दूसरे पे भी, दोनों पे हाफ हाफ हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऐसे सपोज करके चलिए कि ये 2 भाई थे। 2 भाई का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, एक कैसा था? बड़ा था, दूसरा कैसा था? छोटा था। एक हरामी था
तो हरामी ने क्या काम करा, सारा का सारा जितना भी माल था अपने पास ले लिया और दूसरे वाले को ठेंगा दिखा दिया कि तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तू जा। तो इस पर माइनस आ गया है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए हैं, इसके, और इस पर कुछ भी नहीं है, इसने सब छीन लिया इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मगर पॉजिटिव चार्ज याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है जो धनी होता है, जो दे देता है, ठीक है। तो इसने फिर भी दे दिया कि जा, मैंने दे दिया, और देने के कारण ये कैसा हो गया है, हमारे पास में धनी हो गया है। चलिए अब 1 मिनट इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। अगर इस टाइप से कोई ब्रेक होता है, ब्रेकेबल है, तो वो क्या होता है हमारा, ये होगा समांश या होमोलिटिक, और अगर इस टाइप से होता है तो ये हमारा क्या होगा, हेटेरोलाइट, पहले वाले तरीके से, इस वाले से। चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ जब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के आंसर में, तो यहाँ हमें पता चला है इसमें जो हमारा समांश विघटन होता है, इसमें क्या होगा, हमने केवल इसमें समझाया है कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य यदि सहसंयोजी बंध इस प्रकार से विदलित होता है कि दोनों परमाणुओं पर समान रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन वितरित हो जाए, तो इस घटना को हम क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे हम इसे समांगी विदलन, ठीक है। ये जैसे हमने लिख रखा है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, चलिए इसकी एक बार। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध का इस प्रकार से विदलित होना कि साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु पर एक समान रूप से वितरित होता है, होमोलिटिक या समांगी विदलन कहलाता है। इस प्रकार के विदलन के फलस्वरूप मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। मुक्त मूलक वे होते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि इसके पास में भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी है, तो जिनके पास में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वे सब क्या होंगे, वे सब होंगे हमारे पास में इसमें समांगी, ठीक है। ये समांगी विदलन होगा, ये हमारे जो प्राप्त होंगे, ये हमें क्या प्राप्त होंगे, इस हमें मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अरे भैया ये तो पीडीएफ भी भगा जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए, बस इतना ही रहा, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है तुझे। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, वो एग्जाम्पल हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल हमारा, कि जब हम क्लोरीन लेंगे तो सनलाइट में क्या होता है, जो बीच में जो इनके बॉन्ड बना हुआ था उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा, दूसरे पे, जिसका था उसी के पास चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cl.Cl, ठीक है, ये इस टाइप के। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2Cl। तो ये जो हमारे पास में जो प्राप्त हुआ है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ क्लोरीन का मुक्त मूलक। चलिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं देखिएगा। इस विदलन के फलस्वरूप जो हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, और ये जो विदलन होता है किस में होता है, केवल सहसंयोजी बंध में होता है। इस प्रकार के विदलन के फलस्वरूप प्रत्येक कार्बन परमाणु या समूह पर इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यह विदलन मुख्य रूप से गैसीय अणुओं में देखा जाता है। और 5th देखिएगा इसमें कि यह विदलन उस ताप, सूर्य का प्रकाश, पेरोक्साइड आदि की उपस्थिति में होता है, ये चाहिए इसे, और यह अध्रुवीय यौगिकों में होता है। तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं विषमांश विखंडन। ये हमने पहले ही समझ लिया है, केवल विषमांश विखंडन देखते हैं कैसा होता है। अब विषमांश विखंडन हेटेरोलिटिक विदलन है हमारा, हेटेरोलिटिक फ्यूजन है। तो इसमें क्या होगा, एक समान रूप से वितरित नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्प्लीटली एक समान रूप से नहीं होगा, अर्थात एक पे और दूसरे पे बिल्कुल इक्वल नहीं जाएगा, किसी एक पे ही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि हमने यहाँ समझा हुआ भी है, इन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध का इस प्रकार से विदलित होना कि साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं में से किसी एक पर वितरित होता है, हेटेरोलिटिक या विषमांश विदलन कहलाता है। इस प्रकार के विदलन के फलस्वरूप हमें धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। पहले वाले से क्या प्राप्त हुए थे, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स, और यहाँ से जो हमें प्राप्त होंगे वो हमें प्राप्त होंगे धनायन तथा ऋणायन। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल में समझा हुआ भी है, जैसे कि हमने यहाँ लिया था टी ब्यूटिल क्लोराइड की KOH से क्रिया। टी ब्यूटिल क्लोराइड में पहले Cl अलग होता है और इसके बाद में जो OH है वो इससे जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बना हुआ होता है क्या, धनायन, इस टाइप से। इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं, सहसंयोजी बंधों में होता है, ठीक है, और स्थानांतरण संपूर्ण होता है, अर्थात कंप्लीटली ट्रांसफर होता है कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े का। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले वाले में क्या था, एक चला गया एक आ गया है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, दोनों ही जाएंगे, जोड़े से जाएंगे भैया, ये जोड़ा बना रहे हैं, वे जोड़ा नहीं बना रहे थे, ये अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन इसका पॉइंट 5 देखिए। यह विदलन मुख्य रूप से विलयन में होता है
और फिफ्थ है हमारे पास में कि यह विदलन जल आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम यहाँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन रागी। अब मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। एक हमने पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही, स्नेही मतलब प्रेमी, इसे प्रेम है किससे, स्नेही का मतलब क्या है, प्रेमी है, प्रेम है किससे है, इलेक्ट्रॉन से। जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा वे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये बार बार इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। या तो इन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, या ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। या तो ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे, या इन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये कहलाते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इनके जो बाहर का जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की होती है कमी, ठीक है। बात करेंगे दूसरे की, किसकी, नाभिक स्नेही की। तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है उसमें क्या लिखा हो पा रहा है हमें, नाभिक स्नेही, अर्थात नाभिक से प्रेम करने वाला। ये लगातार नाभिक से जुड़ते हैं और ये क्या काम करते हैं, इनके पास में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं इनके पास में। तो ये क्या काम करते हैं, अपना मुस्कुराते रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को भी मुस्कुराते मुस्कुराते दे देते हैं, ठीक है। और इन्हें अधिक प्रेम होता है किससे, नाभिक से। तो ये कैसे होते हैं, नाभिक स्नेही, ठीक है। और नाभिक स्नेही जो होते हैं ये 2 प्रकार के होंगे, या तो उदासीन, ये ऋणात्मक होंगे, या फिर ये कैसे होंगे, उदासीन होंगे, ठीक है। तो आप भी मुस्कुराते हुए पढ़िए केमिस्ट्री, परेशान मत होइएगा। केमिस्ट्री आपको लगता होगा कि बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ही मज़ेदार और मस्त सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हमने लिखा हुआ है। तो हमने इसमें लिख दिया कि धनावेशित आयन या उदासीन परमाणु जिनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रबल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। मैं आपसे पहले कह रहा था बेचारा को प्रेम है इन्हें, काय से, इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ओर को भगे चले जाते हैं जहाँ से भी नए इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ऐसे समझिएगा जिनके जीवन में इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जैसे हमारे जीवन में रसगुल्ले, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, जहाँ भी हमें रसगुल्ले दिखाई देते हैं हम भाग लेते हैं, तो वही काम इनका है। हो सके आप ना भागते हो रसगुल्ले के लिए, चलिए कोई बात नहीं। इसमें देखिएगा ये मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, अर्थात जिन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो धनात्मक चार्ज के होते हैं। और ये हमारे इस टाइप के होते हैं, जैसे H+ है, H3O+ है और Br+, ठीक है, इनके नाम इनके सामने लिखे हुए हैं। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास में होते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है मगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि BeCl2 और ZnCl2, ठीक है। ऐसे सहसंयोजी जिनके केंद्रीय परमाणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। और यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल में हमने ये भी दिए हुए हैं, जैसे कि SnCl4, PCl5। और यहाँ हमने समझाया कि ऐसे सहसंयोजी होगी जिनके परमाणु के पास में खाली डी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये वे वाले हैं जिन पर डी कक्षक उपस्थित है, ये वाले जो नीचे के हैं, ये जो ऊपर के हैं, ये वे हैं जिनके बाह्य कोश में ही 2 इलेक्ट्रॉन की कैसी है, कमी। अब बात करते हैं उभयदंती की। तो उभयदंती में 2 परमाणु ऐसे होते हैं जिनके बाह्य कोश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ हमने लिखा है कि ये वे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिनमें ऐसे 2 परमाणु उपस्थित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण कर सकते हैं, परंतु एक बार में केवल एक ही परमाणु भाग लेता है, केवल एक ही लेगा, दोनों नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से बात करेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ले सकता है। इसके बाद में करेंगे नाभिक स्नेही या नाभिक रागी की बात में। तो ये क्या होंगे, कोई ऋणायन हो सकते हैं और उदासीन अणु भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे देते हैं। अब जैसे हमने इसमें पहले नंबर पढ़ा है, इसमें हमें मिला हुआ है यहाँ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही, जैसे कि OH- है, Cl- है, Cl- है, हर किसी पर नेगेटिव चार्ज है। और OH में तो O के पास में होते हैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, Cn- में C और N दोनों के पास में होते हैं। एक उभयदंती है ये, ठीक है, उभयदंती है, इसके पास में भी है और इसके पास में भी। ये माइनस इस पे नहीं होगा, ये माइनस होता है C पे। तो जोड़ा इसके पास में भी होता है, इसके पास में भी होता है, तो कोई सा भी दे सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार का उभयदंती भी है। बात करेंगे उदासीन की, तो जैसे कि हमारे पास में H2O है या अल्कोहल है, ये इस टाइप के होंगे। अल्कोहल में R, O के पास में होते हैं इलेक्ट्रॉन के जोड़े। H2O में HOH इस टाइप से होता है, तो यहाँ जो O है O के पास में होंगे इलेक्ट्रॉन के जोड़े। उभयदंती की बात करेंगे तो किसी 2 के पास में होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले भी समझा दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें पढ़ना है हकल का नियम, जो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा क्या है, हकल का नियम है। तो हकल का नियम ये था कि वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में N+4 N+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक या एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n बराबर क्या है, कोई पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3 हो सकता है। अब हम यहाँ से पता लगा लेंगे, अगर किसी में n का मान 1 है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। अगर किसी में n का मान कितना है, 2 है,
तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 देगी, यहाँ देखिए 6, 2, 10, 14 इस टाइप से। तो हम क्या काम करेंगे, अगर कभी आपको कोई कन्फ्यूजन ऐसी हो जाएगी कि जैसे कि आपकी बेंजीन का पता लगाना है और आपको इस टाइप से संरचना दी हुई है, तो आप क्या काम करिएगा, इसके जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड इन्हें गिन लीजिएगा, कितने हैं 3, ठीक है। तो इसमें n बराबर कितना है 3 है, ठीक है। और आप देखिएगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी भाई, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 6। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है, और 6 हमारा इसके नियम से आ रहा है, हकल के नियम से। तो हमारा जो बेंजीन है वो एक प्रकार का क्या है, वो हमारा एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। यहाँ हमने बताया है एरोमेटिक यौगिकों के लक्षण बताए हैं, जैसे कि ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, ये वाली अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल से करेंगे, सल्फोनीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप होगी, हैलोजनीकरण हैलोजनों से करेंगे, Cl2 से, Br2 से, F2 से नहीं कराएंगे, Cl से कराएंगे, Br से कराएंगे और I2 से कराएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया CH3Cl से करा देंगे, एल्किल हैलाइड से करा देंगे किसी से। इन सारी अभिक्रियाओं को ये देते हैं, और ये कुछ अभिक्रिया नहीं देते हैं, जैसे कि बायर परीक्षण नहीं देते हैं, और ब्रोमीन जल से भी ये कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरे नंबर पे जो हमने पढ़े हैं ये इन्हें अभिक्रियाओं को या इन्हें नहीं देते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में है फोर्थ में, इनमें एकांतर से डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एकांतर से जैसे अभी हमने बेंजीन बनाया था, तो बेंजीन में क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस टाइप से। तो एकांतर से डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से। एक बार में एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा, इस टाइप से। फिर इसके बाद में होता है क्वेश्चन पॉइंट 6 में है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा रहता है, इसमें sp2 संकृत, क्यों, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आता ही आता है इसमें। हकल नियम का पालन करते हैं, अर्थात इनमें पाए जाते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। निराकरण के लिए सेंट जॉब का नियम पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेंट जॉब का नियम क्या था। तो सेंट जॉब का नियम भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला नियम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया नियम है। देखिएगा क्या नियम था, इन्होंने ये बताया था हमसे कि जब भी हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा देंगे किससे, KOH से, तो हमें जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 वाला प्राप्त होगा। जो एल्किन प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद कैसा होगा, 2 वाला, ठीक है। देखिएगा इन्होंने समझाया भी ऐसा था कि एल्किल हैलाइड होगा विहाइड्रोजनीकरण एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराने पर अधिक प्रतिस्थापित समूह वाला एल्केन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अधिक प्रतिस्थापित समूह वाला, ठीक है, यह बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। अब मैं आपको बात करूँगा ये मुख्य रूप से क्यों प्राप्त होगा भाई, ये जो हमारे पहले वाला था ये ही मुख्य रूप से क्यों प्राप्त हुआ, ये क्यों प्राप्त नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, कम स्थायी, ठीक है, ये कम स्थायी है, ठीक है, और ये कैसा है, अधिक स्थायी। तो इन्होंने ये समझाया था कि अधिक स्थायी जो होगा वो मुख्य रूप से प्राप्त होगा, जो अधिक स्थायी होगा, जो कम स्थायी होगा वो मुख्य रूप से प्राप्त नहीं होगा, कम होगा। तो ये रिएक्शन हमने ले रखी है इसमें। तो ये क्या है, इसका एक Br है और इसका क्या है, एक H, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, निकल जाएगा कि H के साथ में क्या Br, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, ऐसे तो होगा, ये वाला बन जाएगा इससे। फिर जरूरी थोड़ी इसका ही H निकलेगा, इसका भी तो निकल सकता है। अगर इस वाले का H निकलेगा तो क्या होगा, इसका एक Br और इसका फिर एक, तो डबल बॉन्ड ये वाला बन जाएगा फिर। तो ये अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और ये कैसे में होगा, कम में। ये समझाया था इन्होंने, ठीक है, कि बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है कि जो बीटा कार्बन है वो निकलेगा, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा और उससे अगले वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, बीटा। दूसरी अभिक्रिया हमने यहाँ समझ रखी थी किसकी, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ एथिन लिखा हुआ है, नहीं रे भाई ये नाम गलत आ गए हैं। ये एथिन नाम किसका है, इसका है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसका है, और ये ब्रोमैथिन नाम इसका है, ठीक है, नाम गलत लिखे हुए हैं, रिएक्शन सेम ही है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मार्कोनिकोव का नियम पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको 2021 में भी मिलने ही वाला है। बात करेंगे 2021 तो मिलेगा, इस बार भी तैयार रहिएगा। मार्कोनिकोव के लिए 2021 में आया हुआ है आपके लिए, मार्कोनिकोव आपका वेट कर रहा है, देखते हैं कितने कर पाएंगे कितने नहीं करेंगे। चलिए जी, मार्कोनिकोव ने ये बताया था कि अगर हम एल्कीनों की अभिक्रिया करा देंगे किससे, इनसे हैलोजन अम्लों से, तो जो इसका जो ऋणात्मक भाग होगा वो जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास में होती है हाइड्रोजन की कमी। तो बीच में किससे जुड़ जाएगा, H किससे जुड़ जाएगा, CH से, और यहाँ जो दूसरा H है वो किससे जुड़ जाएगा हमारा CH2 से। तो हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। मार्कोनिकोव नियम को स्टेप वाइज स्टेप अभिक्रिया हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे, हैं दिमाग ख़राब कर देते हैं, बार बार पढ़ाई जाते हैं, क्या ज़रूरत है बार बार पढ़ने की, बार बार पढ़िएगा अगर आपको एक बार से समझ में नहीं आ रहा है।
तो एक टीचर होने के नाते ही कह रहा हूँ मैं आपको, आप बार बार पढ़िएगा। क्यों? बाबू सोना मोना सब टीचर बोलते हैं, हम नहीं बोलते। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। कोई नहीं, लाइव क्लास नहीं है, आप ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं मगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगी। पर याद रखिएगा आप, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीका है। बहुत से टीचर बोलते हैं बच्चों को लड्डू सोना मोना, तो उससे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उनके पास में भी भगे फिर हो जाते हैं, वीडियो भी अधिक देखते हैं, मगर अपनी आदत थोड़ी सी उनसे अलग है। ठीक है, तो मेरा आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा मगर थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़े समय बाद में आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे और आप अच्छे से मार्क्स भी ला सकोगे। आंसर में देखिएगा, जो हमारे पास में टेफ्लॉन है इसमें, तो टेफ्लॉन हमारे पास में होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, या इसमें जो पोली लिखा हुआ है, ये पोली लिखा हुआ है बहुत सारों के लिए, नहीं तो इसका जो नाम होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो यहाँ PTFE वजह से इसका नाम, इसका फॉर्मूला होता है C2H4 का होलन। ठीक, हिंदे नहीं भाई, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, बार बार गलत आ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है C2F4 का होलन। ये है, ये तो पॉलीथीन है ये वाला। तो निर्माण की विधि में CF2 लेंगे हम इसमें टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और क्या बना लेंगे इसमें टेफ्लॉन, केवल N लग जाएगा। अब आप सोच रहे होगे किस टाइप से होता है, ये होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब हम इसके N अणु इसमें लेंगे, N मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो ये बॉन्ड है इन दोनों के बीच का, ये बॉन्ड खुल जाएगा और बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। और ये जितने भी हैं सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, होल N लगा देते हैं। कितने भी जुड़े हैं सारे के सारों के लिए N आ जाएगा, कितनी भी लंबी श्रृंखला बना लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दो पहिया चौपहिया वाहनों के पेंट की सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में भी किया जाता है। और गैस किटो नहीं है, गैस किट है, गैस किट नहीं होती है। ठीक है, गैस किट, अरे भाई कहाँ जा रहा है, जो गैस किट होती है उनमें। ठीक है, गैस किट जो लगी होती है गैस के मुंह पर, उनमें। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, ये 7 है। ये है हमारा क्लोरो एसिटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल से, क्लोरो एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, क्यों, समझाइए। अब हम उस दिन समझ चुके थे, इसमें जो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है इसमें होता है Cl परमाणु, और जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है इसमें कोई भी ऐसा Cl परमाणु उपस्थित नहीं होता, कोई परजांस नहीं होती है इसमें Cl परमाणु की, मगर इस वाले में होती है। तो यहाँ जिसमें परजांस होती है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा, ठीक है, इसे जो हम समझाएंगे वो हम समझाएंगे इसे किसके आधार पे, इसे हम समझाएंगे Cl- के आधार पे, मगर इसका जो गुण है वो कोई सा अलग है। 1 मिनट पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि किसी अम्ल की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है। पता है भाई, जो अम्ल प्रबल तब होगा जो जितनी शीघ्रता से H+ दे देगा। ठीक है, ये नहीं हम ये पढ़ना चाहते इसमें आयन, ये जो हमारे पास में है -I प्रभाव। ठीक है, ये वाला। अब ये -I प्रभाव क्या है, I क्या होता है, ठीक है, I हमारे पास में ये 2 प्रभाव होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, और ये प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ I क्या है हमारे पास में, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, जिसे कौन प्रदर्शित करता है, यहाँ Cl। तो यहाँ क्या होगा, जब Cl प्रदर्शित करेगा तो Cl जब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा तो C पे क्या आ जाएगा, प्लस, इससे अगले पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, O पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। जब इसमें पहले से ही प्लस है तो H को क्यों रखेगा, भगा देगा ना, कह देगा कि जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पे पहले से ही प्लस है, तू और मेरा इलेक्ट्रॉन लेना आ गया, मैं तुझे क्यों दूंगा, चल निकल। तो ये क्या होगा, इस वाले H को आराम से निकाल देगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आसानी से अपने H+ को डोनेट कर देगा। यहाँ उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या काम करता है, C से C की ओर चलेंगे तो यहाँ इस O पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसे ऐसा कोई चाहिए जिसे अपना नेगेटिव चार्ज दे सके, तो ये किसे दिए रखता है, हाइड्रोजन को। जब दे के रखेगा तो छोड़ेगा कहाँ से, छोड़ेगा नहीं, तो आसानी से नहीं देगा ये H+ अपना, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, इससे प्रबल। थ्योरी आपने लिखी हुई देख ली है, यहाँ से नोट कर लेंगे और यहाँ से इसे समझ लेंगे। फिर इसके बाद में समझते हैं हम इसमें ओजोनीकरण तथा इसके उपयोग। अब ओजोनीकरण क्या होता है, ओजोन से अभिक्रिया करा दीजिएगा, जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी, ओजोनीकरण। जैसे कि ये वाली अभिक्रिया हम करा देंगे। जब हम ये वाली अभिक्रिया कराएंगे तो आप इसे बड़े प्यार से ध्यान से समझेगा। ये चाहे तो आप इसे इस टाइप से जोड़ लेगा, जिस टाइप से आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे ब्रेक कर लेंगे इस टाइप से बाद में, और यहाँ से इस टाइप से। नहीं जोड़ना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। जब आप इसकी O3 से रिएक्शन करा देते तो ये बन जाता हमारे पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ O
यहाँ O और यहाँ दोनों से क्या जुड़ जाता है, एक O बीच में, अभी इस टाइप से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और जो उनके तीनों के तीनों जो बोन हैं वे हम खोल देंगे इस टाइप से करके। वास्तव में संरचना ऐसी ही दिखाई देती है। ठीक है, और जो उनकी मगर इस टाइप की बनी हुई नहीं होती है। ठीक है, इस टाइप से ही दिखी होती है, बनी हुई नहीं होती है। इसके बाद में क्या होगा, इसकी जो हमें जो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस वाले रिएक्शन में तो 2 CH प्राप्त हो जाएंगे एल्डिहाइड, और यहाँ एक प्राप्त हो जाएगा हमें एसिटाल्डिहाइड और दूसरा फ्लोरिक अम्ल और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O ले रखा है और ZN, इस टाइप से हमारे बन जाएंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास में संरूपण से आप क्या समझते हैं, चलिए लिख लीजिएगा, ये भी आपको 2021 में मिलेगा ही मिलेगा, प्रसाद है गुरुजी का, मिलना ही मिलना है, तैयार रहिएगा। तो संरूपण से आप क्या समझते हैं, N ब्यूटेन के संरूपणों को समझाइए। संरूपण पूछ लिया गया है, संरूपण हमें यहाँ समझाने हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसके आंसर में चलते हैं। अब संरूपण क्या होता है, कोई भी संरूपण वो दिखा सकता है जिनमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है। किसी में भी अगर C के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो वो क्या दिखा सकता है, संरूपण दिखा सकता है। और संरूपण असंख्य दिखा सकता है, ये जरूर नहीं है कि 1-2 दिखाएगा, असंख्य संरूपण वो दिखा सकता है। जैसे कि हमने संरूपण किसके बना रखे हैं, ब्यूटेन के। ये संरूपण इसके रूप ही समझे हैं, सॉरी, एक ग्रसित रूप है इसका, एक शांत रूप है, इस टाइप से समझा रखे हैं। चलिएगा यहाँ समझिएगा। परमाणु की ऐसी त्रिविम व्यवस्था है जो कार्बन कार्बन के एकल बंध के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं। संरूपण या संरूपीय घूर्णी कहलाते हैं। तो संरूपण क्या होती हैं, ये एल्केनों में उपस्थित अभी वे होती हैं, इनकी जो रूप होते हैं, जो इनकी संरचनाएं होती हैं, जो एक दूसरे में परिवर्तित तो हो जाती हैं मगर एक दूसरे पर कभी भी अध्यारोपित नहीं होती हैं। तो ये क्या कहलाती है, संरूपण। अब आगे बढ़िएगा इससे। एल्केनों में कार्बन कार्बन एकल बंध के कारण असंख्य संरूपण संभव है। कार्बन कार्बन एकल बंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता है, यह प्रतिकर्षण अनोन्य क्रिया के कारण होती है और ये 1 से 20 किलो जूल प्रति मोल तक ऊर्जा द्वारा बाधित रहती है। बाधित का मतलब बंधी रहती है, बाधित का मतलब तो बाधा उत्पन्न करने से है, मगर ये बंधी रहती है इसके द्वारा। ठीक है, नहीं, बंधित रहती है। भिन्न भिन्न रूपों वाले समावयवियों को संरूपी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता में न तो कोई बंध बनता है न ही कोई टूटता है। एल्केनों में अनंत संरूपी होते हैं, बहुत सारे समावयवी इनके हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है, पूर्ण ग्रसित है, ये सांतरित है, ये आंशिक ग्रसित है, ये विषम तलीय है, ये आंशिक तलीय है और ये कैसे हमारे पास में सांतरित। तो ये हर बार 60 डिग्री के कोण पे बदलते हुए चले जाएंगे। जब आप इन्हें बात करेंगे, इन्हें घुमाने की बात करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो रेड कलर से हमने बना रखा है, ये तो हमारे पास में प्रत्येक फिगर में इसमें कैसा है, सेम। कोई से को भी आप चेंज करके देख लीजिएगा, सेम। तो यहाँ हमारा पहले CH3 कहाँ है, अब हमने देखो इसकी कंडीशन भी 3 कर रखी है, 1 2 3। अब हमने इधर से हटाया, इधर लिया है, इधर आ गया। तो ये कहाँ जाएगा, जब इसे ऐसे घुमाएंगे ऐसे टाइप से करके, तो ये हमारे घूमने शुरू हो जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा यहाँ और ये हमारा आ जाएगा यहाँ। चेंज हो गया। फिर इसे और घुमा के थोड़ा सा पास लिया है यहाँ। जब ये घूम के यहाँ से यहाँ पास में आएगा तो ये किसके पास चला जाएगा, इस H के। ठीक है, ये इसके पास में चला जाएगा, इसके चला जाएगा जब ये घूम के यहाँ आएगा। और देखिएगा, दिखा भी उसी टाइप से रखा है हमने ये। फिर हम इसे बीच में ले आए, जब हम इसे बीच में लाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सेम कंडीशन है। फिर इसे इसके पास लेके जाएंगे तो ये घूम घूम के आ जाएंगे दूसरों के पास में, इसी टाइप से ये बने हुए हैं। और यहाँ ग्रसित हमने बता रखा है, इसमें क्या कंडीशन होती हैं, 0 120 240। तीनों के तीनों रूप हमने इसके अलग अलग कर दिए हैं। और ब्यूटेन के ही कभी कभी क्या होता है, अलग से पूछ लेता है कि ब्यूटेन में संरूपण को समझाइए। ठीक है, N ब्यूटेन में संरूपण भी नहीं पूछेगा तो N ब्यूटेन के रूप पूछ लेगा। इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे हैं ये। और यहाँ में 2 पॉइंट इसके हमने लिखे हुए हैं कि मैथिल समूह ग्रसित होता है और इसमें एक में क्या होता है, H परमाणु से ग्रसित होता है। ये हमने इसका ऊर्जा वक्र बनाया हुआ है। ठीक है, किस टाइप से ये चलता है, पार्टिकली एस्केप्ड, सजेज्ड, फुली एस्केप्ड, हाँ एलिप्स्ड और स्टेजेरिक, और ये हमारा है पार्टली एलिप्स्ड। तो इस टाइप की जितने भी हमारी कंडीशन है, हमने इसकी ऊर्जा दिखा रखी है किस टाइप की होती है। और इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एल्काइनों का अम्लीय गुण समझिए। तो एल्काइनों में जो अम्लीय गुण होता है वो होता है इसकी एस लक्षण प्रतिशतता के कारण। एस लक्षण प्रतिशतता जितनी अधिक होगी उसका अम्लीय गुण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और एस लक्षण प्रतिशतता जितनी कम होगी उसका अम्लीय गुण उतना ही कम होगा। पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है हमने कि एसिटिलीन धातुओं की क्रिया, एसिटिलीन धातुओं से क्रिया करके धातु एसिटिलाइड का निर्माण करती है। इस क्रिया में एसिटिलीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु धातु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस क्रिया द्वारा स्पष्ट होता है कि एसिटिलीन में उपस्थित H परमाणु की प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, ऐसा लक्षण प्रतिशतता के कारण।
एसिटिलीन में उपस्थित कार्बन परमाणु sp संकरित होता है, जिसमें s लक्षण प्रतिशतता कितनी होती है 50%। s लक्षण प्रतिशतता जितनी अधिक होगी पाई इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर उतना ही अधिक खींचे रहते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु से जितने निकट होते हैं हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से उतने ही दूर रहते हैं। याद रखिएगा, अगर कार्बन जितने अधिक पास होंगे तो हाइड्रोजन परमाणु उतने ही उससे कैसे रहेंगे, अधिक दूरी पर। इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश तथा कार्बन परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और एसिटिलीन का अम्लीय गुण भी इसी के कारण होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को यहाँ वहाँ जहाँ भी देकर सब जगह फेंक दीजिए। मोबाइल को मत फेंकिएगा, वीडियो को पहुँचा दीजिए दोस्तों तक, ताकि वे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।